हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री की नेक्स्ट सीरीज़ लेके आई हूं। अगर इससे पहले की सीरीज़ किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इससे पहले की भी एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ देखना मत भूलिएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सभी को हमेशा की तरह 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, ओके। इतने में आपको अपना आंसर सोच लेना और एंड में सभी को स्कोर टाइप करके जाना है। निम्न में से आवरण फसल कौन सी है? तो बताइए आवरण फसल कौन सी है इनमें से? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? मूंग। ओके, मूंग आवरण फसल है। अब आवरण फसल कौन सी होती है? आवरण फसल वो होती है जो मृदा को अपरदन से बचाने के लिए बोई जाती है, यानी कि मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए बोई जाती है। तो मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए फसलों को क्या बोलते हैं? आवरण फसल बोलते हैं। और इनमें से कौन सी है? वो मूंग है। ओके, उड़द भी आवरण फसल मानी जाती है। मूंग और उड़द दोनों याद रखिएगा। चावल और गेहूं कौन से कुल से हैं? आपको पता है पेपर में, एचएससी के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि चावल गेहूं का कुल पूछा गया था पेपर में। तो अब कुल पूछे जाने लगे हैं तो कुल आपको सारे करने चाहिए। तो बताइए इनमें से चावल और गेहूं कौन से कुल से हैं? कंपोजिटी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी या ग्रामिनी? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रामिनी। चावल और गेहूं कौन से कुल से हैं? ग्रामिनी कुल से हैं। ओके, और ये जो ऊपर के भी हैं ये अलग अलग तरह के कुल है। लेग्यूमिनेसी है, जैसे उसमें दाल वगैरह आती है, जो दलहनी फसल होती है ना, वो लेग्यूमिनेसी कुल से हैं ज्यादातर। मही सुगंधा, नरेश शंकर, बरानी दीप निम्न में से किसकी प्रजाति हैं? तो किसकी प्रजाति है ये बताइए। वैसे इसमें से एक प्रजाति मैं आपको बता चुकी हूँ, जो एचएससी की प्रीवियस ईयर क्विज मैंने कराई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था। तो इसका आंसर क्या है? धान। धान की प्रजाति है ये, मही सुगंधा, नरेश शंकर और बरानी द्वीप। आप नेक्स्ट क्वेश्चन। जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है पिछले आने वाले पेपरों, जो पेपर आए हुए हैं। तो जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय इनमें से बताइए कितने भागों में बटा होता है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर क्या होगा? 4। जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय 4 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधा प्रतिरोपण विधि का विकसित रूप क्या कहलाता है? तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जिसको लग रहा हो कि स्पीड में आंसर दे रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी आंसर दे रही हूँ, आप अपना एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जिसको क्वेश्चंस आते हैं उनका हो जाएगा जल्दी से, और जिसको नहीं आते हैं वो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और आप सबका टाइम वेस्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जापानी विधि। जापानी विधि पौधा प्रतिरोपण का विकसित रूप है। इसमें वो पौध उगाई जाती है ना जो चावल की, ये उस बारे में बात कर रहे हैं। और भारत में ना ये सन 1953 से आरंभ हुई थी। निम्न में से धान की कीटरोधी किस्म कौन सी है? तो इसमें से धान की कीटरोधी किस्म बतानी है आपको। बताइए धान की कीटरोधी किस्म कौन सी है जिन पे कीट नहीं लगती? तो इसका आंसर होगा ये सभी। IIT 144, N22 और बाला। ओके, ये सारी कीटरोधी किस्म। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि बाला ने IIT की। ओके, धान की कीटरोधी किस्म कैसे याद रखोगे? बाला ने IIT की। ठीक है, बाला सी नंबर पर देखो बाला है, बी नंबर पर N है, ए पर IIT है, तो बाला ने IIT की। ऐसे आपको ये याद हो जाएगी धान की कीटरोधी किस्में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग एल्कोहलिक पेय उत्पन्न करने में किया जाता है? बताइए कौन सा ऐसा है जिसका एल्कोहलिक, यानी कि अल्कोहल जो यूज करते हैं, ड्रिंक करते हैं, कौन सी फसल यूज की जाती है? तो इसका आंसर होगा मक्का। मक्का का यूज किया जाता है एल्कोहलिक पेय उत्पन्न करने में। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 किसकी किस्में हैं? अब शक्तिमान चला भी हुआ है और शक्तिमान के उससे आपको ये किस्म याद भी हो जाएंगी। तो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 बताइए किसकी किस्में हैं? तो इसका आंसर होगा मक्का। दोनों ही मक्का की किस्में हैं, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो जो राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ना, आपको पता है दलहनी फसलों में
तो उसमें एक तत्व होता है जो आवश्यक होता है, अगर वो प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा तो जो राइजोबियम होंगे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो वो तत्व कौन सा है इनमें से, बताइए। तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट बहुत ही आवश्यक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों किस कुल की फसल है। अब पीछे मैंने आपको बताया था चावल और गेहूं, तो चावल और गेहूं किस कुल की फसल थी, ग्रेमिनी की। तो अब सरसों का कुल बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा क्रूसीफेरी। ओके, सरसों किस कुल की किस्म है, क्रूसीफेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब गेहूं चावल का मैं आपको बता चुकी हूँ, सरसों का क्रूसीफेरी है। खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है। अब वैसे तो ये जो भेड़ की प्रजातियां हैं सारी ही हैं, एक सी को छोड़ के, बस अंगोरा को छोड़ के, लेकिन इसमें से खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति बतानी है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, बीकानेर। ओके, बीकानेरी भी बोल देते हैं इसको। तो खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है, बीकानेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाति आपको सारी लर्न होनी चाहिए धीरे धीरे करके, मैं जैसे जैसे सीरीज डालूंगी उसमें कुछ कुछ प्रजाति आपको देती रहूंगी क्वेश्चंस की क्विज में, ताकि आपको धीरे धीरे करके सारी प्रजातियां याद हो जाए, क्योंकि एकदम से करोगे तो मिक्स हो जाएगा सब कुछ, कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी पक जाएगी। बकरी का दूध होता है। अब बकरी का दूध इनमें से क्या होता है बताइए, अम्लीय यानी कि एसिडिक, उदासीन यानी कि बीच का जो होता है न्यूट्रल, क्षारीय यानी कि अल्कलाइन, बताइए इनमें से कौन सा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्षारीय। बकरी का दूध क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक। निम्न में से किस राज्य में बकरियां नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें से किस राज्य में बकरियां नहीं होती हैं, बताइए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटक। कर्नाटक में बकरियां नहीं पाई जाती हैं। कर्नाटक कहाँ पर है, कहाँ पर है कर्नाटक, नीचे की साइड है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। याद रखिएगा, राज्य राजधानी भी पता होनी चाहिए। गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या है। तो इसमें से लाभ क्या है गोल पशुगृह का, जो गोल गोल बनाते हैं ना पशुगृह को, वो किस कारण से बनाते हैं, बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रकाश का समान वितरण। ओके, प्रकाश के ठीक वितरण के लिए गोल पशुगृह बनाया जाता है, यानी कि सबको सही तरीके से प्रकाश मिलता रहे। ओके, हवा वगैरह का कोई रिलेशन नहीं है इससे और किसी चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं में होता है। तो बताइए, बड़े, छोटे, पैने या गोल, क्या होगा इसका आंसर। बस 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी आंसर दीजिए। तो आई होप जिसको पता था उसने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा बड़े, जो बड़े सींग वाले पशु होते हैं ना, उनको इसका खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से लाभ होता है, बताइए कौन सी बीमारी होती है वो। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा दुग्ध ज्वर। दुग्ध ज्वर में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से लाभ होता है, काफी खतरनाक बीमारी होती है ये। दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है, तो बताइए निलंबन, सॉल्यूशन, कॉलॉइड या इमल्शन। साइंस में आपने ये टर्म्स बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, और दूध के बारे में भी अच्छे से पढ़ा होगा, और टिंडल इफेक्ट भी पढ़ा होगा। तो जिसने साइंस का थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है वो इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कोलॉइड। ओके, कोलॉइड रूप में होता है दूध में प्रोटीन। निलंबन, सॉल्यूशन वगैरह के बारे में साइंस में बताऊंगी मैं आपको अच्छे से, क्या होते हैं ये, किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ताज़ा दूध में लैक्टिक एसिड कितना होता है। तो यहाँ पर ताज़ा दूध में लैक्टिक एसिड बताना है, नॉर्मल दूध में नहीं। तो कितना होता है आपको पता है, लैक्टिक एसिड की मात्रा जैसे दूध दही जम जाती है तो और ज़्यादा हो जाती है। तो ताज़ा दूध में लैक्टिक एसिड कितना होता है, 0.10%। ओके, 0.10% होता है। सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती है। तो इनमें से कंट्रीज में से बताना आपको कहाँ है सबसे ज़्यादा भेड़, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज कराई थी पहले, उसमें जब भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ तब आपको बताया भी था कि सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है।
अब बताइए मुझे, जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्विज में, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए ये वीडियोस थोड़ी अजीब होती हैं, एनिमल हस्बेंड्री के जो नाम वगैरह होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, मुझे पता है आपको दिक्कत होती होगी याद करने में। आप ना इनको करने के बाद वीक में एक बार फिर से एनिमल हस्बेंड्री की वीडियोस की रिवीजन कर लिया कीजिए, इससे आपको ये पक्के हो जाएंगे। ओके, वीक में एक बार एनिमल हस्बेंड्री की वीडियोस की रिवीजन, और साथ ही जो इंग्लिश की वोकैब कराती हूँ ना मैं डेली, उनकी रिवीजन कर लिया कीजिए, क्योंकि ये टफ होते हैं, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी जो वीक चीजें उनमें। जूट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट किस कुल का सदस्य है? बताइए जूट किस कुल का सदस्य है? जैसे दूध का मैंने आपको गेहूं चावल का बताया था, सरसों का बताया था, क्रूसीफेरी, ऐसे ही जूट का कुल कौन सा है? टिलिएसी। जूट टिलिएसी कुल का सदस्य है। देखिए जूट में भी पीछे टे आ रहा है और टिलिएसी में भी आगे टे आ रहा है, तो टे टिलिएसी, ओके, दोनों में टे आ रहा है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। गेहूं चावल ग्रैमिनी, सरसों क्रूसीफेरी और जूट टिलिएसी। आई होप आपको मैंने आज जितने कुल कराए हैं वो याद हो गए होंगे, साथ साथ में इसलिए रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है। CO 1148, COS 510 किसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं? अब देखिए सेम सेम सी है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? CO, तो इसका आंसर होगा गन्ना। दोनों ही गन्ने की किस्में हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये, तो याद रखिएगा। CO, देखिए दोनों में CO आ रहा है, ओके, तो इस तरीके से आप इनको याद रख लीजिएगा, दोनों सेम सेम सी तो है ही, तो गन्ने की किस्में हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू किन के द्वारा भारत लाया गया? तो तंबाकू स्टार्टिंग में कौन भारत लाया था? इनमें से कौन सा देश लाया था? बताइए, बस 5 सेकंड है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू भारत लाया गया था, और जहांगीर जो राजा थे ना, मुगल राजा थे, उनके समय में पुर्तगाली जब आए थे ना, तो तब तंबाकू को भारत में लाए थे। पूछा भी जा सकता है किस राजवंश के दौरान आया था। चाय के बागान भारत में पहली बार कब लगाए गए? तो चाय के बागान भारत में पहली बार कब लगाए गए, इनमें से बताइए। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा 1841। सन 1841 में पहली बार चाय के बागान भारत में लगाए गए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए ना इससे पहले चाय की फसल एक बार और लगा के देखी गई थी परीक्षण के तौर पर, वो लगाकर देखी गई थी 1834 में। बागान पूछे जाए तो 1841 में, और परीक्षण के तौर पर सबसे पहले चाय की फसल कब उगाई गई थी भारत में? तो 1834 में आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मसालों का घर किसे कहा जाता है? अब ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्विज कराया उसमें बताया था, बताइए मसालों का घर किसे कहते हैं? इनमें से कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा भारत। भारत को मसालों का घर कहा जाता है, और भारत ही मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, सबसे ज्यादा पैदावार भी करता है, यूज भी करता है, और भारत को ही मसालों का घर भी कहा जाता है। IARI का पूर्ण रूप क्या है? तो इनमें से क्या फुल फॉर्म है IARI की? बताइए। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे मैंने तब बताया था। अगर एक बार में ये क्वेश्चंस मुझे पता है नहीं याद होते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, वीक में एक बार वीडियो को दोबारा देख लिया कीजिए। जैसे वीक में एक बार एनिमल हस्बेंड्री की एक वीडियो जरूर रिवाइज कीजिए, और इंग्लिश जिसकी वीक है वो वोकैब जरूर रिवाइज कीजिए, जो मैं डेली की 4-5 आपको कराती हूँ। तो इसका आंसर होगा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ ये 1905 में स्थापित हुआ था। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? रंगों का सही प्रयोग, रंग बिरंगी सब्जियों का उत्पादन, रंग बिरंगे फलों का उत्पादन, या सभी क्रांतियों का मिश्रण? इनमें से इंद्रधनुषी क्रांति बतानी है आपको कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा सभी क्रांतियों का मिश्रण। जो इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई थी ना, वो सभी क्रांतियों का मिश्रित रूप चलाई गई थी। इसे जुलाई 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत चलाया गया था। इसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली, लाल, गुलाबी, सुनहरी, भूरी, धूसर, रजत एवं खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति सभी को एक साथ लेकर चलना था। और चलाई कब गई थी? 2000 में। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर, जोधपुर, कच्छ या गांधीनगर? तो इसका आंसर होगा जोधपुर। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी अनुसंधान संस्थान है मेन आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th, आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? अब मैंने पिछली बार आपको बताया था नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो अब की बार आम और बैंगन में बताना है लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो बताइए। तो इसका आंसर होगा किसकी कमी के कारण होता है? जस्ते की कमी के कारण, यानी कि जिंक की कमी के कारण आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है। और नींबू में लिटिल लीफ किसकी कमी के कारण हो रहा था? कॉपर के कारण। आम एवं बैंगन में जिंक के कारण और नींबू में लिटिल लीफ कॉपर के कारण। कंफ्यूज मत होइएगा लिटिल लीफ देखकर, अलग अलग चीजें हैं ये। लीची में पत्ती का जलना किसकी कमी के कारण होता है? तो इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता यानी कि जिंक, तांबा यानी कि कॉपर, मैग्नीशियम पोटेशियम का आपको पता ही होगा क्योंकि ये सेम बोले जाते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। तो 29th का आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम की कमी के कारण लीची में पत्ती जलने वाला रोग होता है। पोटेशियम यानी कि के। अंगूर जो होता है उसमें हैन एंड चिकन रोग किसकी कमी के कारण होता है? हैन एंड चिकन, बताइए। तांबा, कॉपर, जस्ता, जिंक, पोटेशियम और बोरोन, बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बोरोन। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग बोरोन की कमी के कारण होता है। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए हैन एंड चिकन दोनों में पीछे न आ रहा है, ठीक है ना, और बोरोन में भी पीछे न ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, हैन एंड चिकन, बोरोन। कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी बारगाह किसकी किस्में हैं? तो इनमें से कौन सी सब्जी की किस्म है? ये तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा? आलू। अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कुफरी किस्म कई बार पूछी गई है पेपर में कि कुफरी किसकी किस्म है, तो कुफरी आलू की किस्म मिलती है। अब कुफरी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी बारगाह, ये सारी की सारी किस्में किसकी होती है? आलू की ही होती हैं, ठीक है। जिसको ये चीजें याद ना हो, वीडियो को एक बार डबल स्पीड में करके दोबारा से देख लीजिएगा, पक्की याद हो जाएंगी। अभी ध्यान से समझ लो, सुन लो, और उसके बाद डबल स्पीड में करके दोबारा से देख लेना ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, और वीक में एक बार फिर से रिवीजन कर लिया करो। जुज्सा यानी कि लेट ब्लाइट किसका एक प्रमुख रोग है? तो इनमें से किसका एक प्रमुख रोग है? लेट ब्लाइट, जुज्सा। तो इसका आंसर होगा आलू। लेट ब्लाइट किसका एक प्रमुख रोग है? आलू का एक प्रमुख रोग है। रैंचिंग पद्धति से खेती किस देश में की जाती है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान या अमेरिका, बताइए। ए, बी, सी या डी? 5 सेकंड है बस। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। रैंचिंग पद्धति से खेती ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, पद्धति याद होनी चाहिए। भारत में सामान्यतः कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? भारत में, अब ऑस्ट्रेलिया में तो पता चल गया रैंचिंग पद्धति से खेती होती है, लेकिन भारत में कौन सी पद्धति से खेती होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? मिश्रित पद्धति अपनाई गई है भारत में, आपको पता है मिश्रित खेती होती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती की कौन सी प्रणाली में किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? ये एक तरीके से ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है और एनिमल हस्बेंड्री का भी क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? काश्तकारी। यानी कि काश्तकारी जो खेती होती है उसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है, स्टेट से होता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? जहां पर ज्यादातर बाढ़ आती रहती है ना, वहां पर पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की खेती होती है ज्यादातर वहां पर, इनमें से। तो क्या होगा इसका आंसर? दियारा खेती। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दियारा खेती होती है ज्यादातर। आवरण खेती क्या होती है? ऑप्शन ए वाली, तो वो होती है मृदा अपरदन से बचाने के लिए जो खेती होती है उसे आवरण खेती बोलते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था मूंग और उड़द बोई जाती है जिसमें। परमाकल्चर से क्या तात्पर्य है? तो परमाकल्चर से क्या तात्पर्य है? पारिस्थितिकी खेती। पारिस्थितिकी खेती को परमाकल्चर बोलते हैं। आई होप आपको स्पीड ठीक लग रही होगी, आप आंसर सोच पा रहे होंगे, अपने एनालिसिस कर पा रहे होंगे अपना। ओके, वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं जिसको स्पीड में लग रहा हो। भारत में झूम खेती कहाँ होती है? तो ये भी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जब आपको,
तब बताए थे प्रीवियस ईयर क्विज। जो जिसने एनिमल हस्बेंड्री की प्रीवियस ईयर क्विज की बाकी की सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, पूर्वोत्तर राज्य में, जो पूर्व की साइड ज्यादातर राज्य है ना, वहां पर ज्यादातर कौन सी होती है, जुम खेती होती है। और जुम खेती होती क्या है, एक जगह पर जंगलों को काटकर खेती करना, जब वहां की उर्वरता समाप्त हो जाए मिट्टी की, तो फिर से दूसरी जगह पर जंगलों को साफ करके फिर से खेती करने लग जाना वहां पर, तो इसे जुम खेती बोलते हैं। स्टॉक फार्मिंग क्या है, तो इनमें से स्टॉक फार्मिंग क्या है बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, पशुओं का प्रजनन, स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं पशुओं के प्रजनन को। पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए इसमें से बताइए, तो इसका आंसर होगा 6 से 7.5 के बीच। अब आपको पता है 7 से कम वाली मिट्टी क्या होती है, एसिडिक होती है, 7 से ज़्यादा वाली क्या होती है, बेसिक होती है, और 7 के आसपास क्या होती है, न्यूट्रल होती है। काली मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है, अब आपको पता होगा काली मिट्टी सबसे अच्छी किसके लिए मानी जाती है, कपास के लिए मानी जाती है। ये क्वेश्चन तो पेपर में बहुत बार पूछा गया है। और काली मिट्टी को क्या और बोलते हैं, रेग्यूर भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा ये पॉइंट्स भी जो मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, यानी कि फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की ही कमी होती है काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अजोला क्या है, तो अजोला क्या है, अजोला का आपको पता भी होगा कि अजोला को जो खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जो नेचुरल खाद होती है उसके रूप में यूज होता है अजोला। तो इसमें से अजोला क्या है, ठंडे पानी में उगने वाला घास का एक पौधा, उसे अजोला बोलते हैं। और आपको पता है इसको खेती में यूज करते हैं, काफी अच्छी उर्वरकता होती है इसमें, जो केमिकल वगैरह खाद का यूज ना करना चाहे वो अजोला का यूज करता है। भारतीय मृदा में किस तत्व का अभाव पाया जाता है, यानी कि जो भारतीय मिट्टी है उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है इनमें से बताइए। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। जो भारतीय मिट्टी होती है उसमें मेनली नाइट्रोजन कम पाई जाती है। आपको पता है ऊपर से यूरिया वगैरह भी डालते हैं, नाइट्रोजन की खाद अलग से डालनी पड़ती है, तो कमी पाई जाती है इसलिए डालनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे पहली मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ हुई, अब यहाँ पे डेयरी फार्म की स्थापना नहीं पूछी है, मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना पूछी है। तो मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ हुई बताइए, 44 का आंसर इलाहाबाद। देश में सबसे पहली मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। और राष्ट्रीय डेयरी फार्म की स्थापना कब हुई थी बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, राष्ट्रीय डेयरी फार्म की स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी। भारत में सबसे अधिक मांस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक मांस का उत्पादन करने वाला राज्य बताइए, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक मांस का उत्पादन होता है। कौन सी गाय की देसी नस्ल नहीं है, इनमें से चारों ऑप्शंस में से बताना आपको देसी नस्ल कौन सी नहीं है गाय की, तो इसका आंसर क्या होगा, जर्सी। जर्सी गाय की देसी नस्ल नहीं है, इसका पूरा नाम होल्स्टीन जर्सी है। पूरा नाम याद रखिएगा पेपर में, वैसे आप जर्सी याद रख लीजिएगा, अगर पूरा नाम भी आएगा तो एंड में जर्सी लिखा हुआ तो आएगा ही, तो ये गाय की देसी नस्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि जो खाने के जो अन्न होते हैं ना वो सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है उनका, इनमें से, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उगाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल उगाई जाती हैं, और राजस्थान में मोटे अनाज ज्यादा उगाए जाते हैं। सारे ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया पीछे, भारतीय दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो क्या बताया अभी पीछे मैंने आपको, मध्य प्रदेश। भारतीय दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक फसल निम्न में से कौन सी है, वाणिज्यिक फसल कौन सी होती है जो ज्यादातर व्यापार वगैरह के लिए यूज की जाती है, नॉर्मली नहीं उगाई जाती, ये व्यापार के लिए ही उगाई जाती है स्पेशली, तो इसमें से ऐसी कौन सी फसल है बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि जूट, तंबाकू, गन्ना, ये सारी व्यापार के लिए उगाई जाने वाली फसल है, यानी कि वाणिज्यिक फसल। अब आप खुद ही देख लीजिए, कोई जूट का उत्पादन, इतनी सारी जूट का उत्पादन घर में रखने के लिए तो करेगा नहीं, तंबाकू भी कोई यूं नहीं है कि गोदाम बनाएगा, और गन्ना कोई कितने यूज कर सकता है, तो ये बेचने के लिए ही होती है, वाणिज्यिक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न की खरीद
वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इनमें से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? भारतीय खाद्य निगम, कृषि निगम, हैफेड या IARI? बताइए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय खाद्य निगम। खाद्यान्न की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? भारतीय खाद्य निगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ओके, भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन, पता होगा आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होती है। सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए जल्दी से, जल्दी। चलिए सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कीजिए। सबका स्कोर देखती हूँ मैं ईमानदारी से, जिसका जितना भी स्कोर है सभी टाइप कर दीजिए। ओके, और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में स्कोर के साथ मुझे ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, मैंने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए HSSC के लिए डेली 10 बजे आपको क्विज आता है 20 मार्क्स का, तो डेली 10 बजे लाइव चैट में क्विज का आंसर दिया कीजिए। डेली 10 बजे क्विज आता है। और संडे को मैं HSSC का मिक्स क्वेश्चंस का एक 100 क्वेश्चंस का क्विज भी डालती हूँ। तो जिसने वो 100 नंबर का हरियाणा के एग्जाम के लिए 100 नंबर का क्विज नहीं देखा है प्रीवियस ईयर का, उसमें मैं आपको जो अभी 2020 में पेपर हुए हैं ना, उनके क्वेश्चंस कराए हुए हैं मैंने आपको, तो उस क्विज को देखना मत भूलिएगा संडे वाले को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और जिसने HSSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी है ना, वो भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री की भी, इंडियन जीके की भी और हरियाणा जीके की भी प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा उसको। और जिसको लिंक ना मिले तो मुझसे मांग लीजिएगा। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।